अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक दूसरी मैगज़िम डिस्कस करने जा रहे हैं जो है वेयर इक्विटीज़ आर इक्वल द लॉ शैल प्रीवेल। हम देखेंगे इस मैगज़िम का क्या मतलब है और दूसरा ये कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसका मतलब देखेंगे यार। इसका मतलब ये है कि ऐसा केस या ऐसे सरकमस्टांसेस या ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई सूरत हाल जिसमें या दोनों पार्टीज़, दो लोग जो केस लेके आ रहे हैं अदालत में, दोनों की बातों में वज़न हो, दोनों सही बात कह रहे हों और दोनों अपने हिसाब से दोनों की जो राइट जो उनके आर्गूमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है और दोनों के राइट्स बिल्कुल समझ आ रहे हैं कि हाँ यार ये दोनों बातें सही कह रहे हैं। तो उस केस में फिर क्या करना चाहिए अदालत को? किस चीज़ के ऊपर यानी क्या चीज़ जहन में रख के इंसाफ देना चाहिए? देन अदालत का काम है कि जनाब वो सिर्फ लॉ को देखे। अगर किसी ऐसे केस के अंदर दोनों लोगों के जो क्लेम्स हों वो बिल्कुल सही हों तो फिर ये मैगज़म कहता है, यानी ये डॉक्ट्राइन कहती है, तब आपने सिर्फ़ और सिर्फ कानून को फॉलो करना है, लॉ को फॉलो करना है कि लॉ यहाँ पे क्या कहता है। ओके हो गया। ये इस मैगज़िम का मतलब है। और इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं जैसे अयाज़ और असद, दोनों का आपस में किसी मामले के ऊपर झगड़ा हो गया और दोनों अदालत में पहुंच गए और अदालत के सामने जब वो उन्होंने अपने आर्गूमेंट दिए तो दोनों की बातें बिल्कुल सही थी। तो फिर अब अदालत खामोश हो गई। फिर अदालत क्या करेगी कि कानून को देखेगी कि यार इस केस के अंदर कानून क्या कहता है। तो फिर हमें स्ट्रिक्टली कानून को फॉलो करना पड़ेगा, हमें इक्विटीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो हम पिछले वीडियोस में यही पढ़ के आए हैं ना दोस्तों कि लॉ को जो है ना एक्चुअली इक्विटी सप्लीमेंट करती है, इसको सपोर्ट करती है। जहाँ पे कानून खामोश हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो हम इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी का सहारा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं अगर दो इक्विटीज़ आपस में बराबर हों, यानी दोनों लोगों की बातें बिल्कुल सही हों, इंसाफ पे हो, फेयरनेस हो और बिल्कुल सही बात कह रहे हों, तो उस केस में फिर आपने किसको प्रेफर करना है? आपने कानून को प्रेफर करना है कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। सो ये है दरअसल मैगज़म। अब इसके हम फीचर्स देखते हैं। अभी इसकी जो मीनिंग है ना, इसी में से हमने इसके फीचर्स निकाले। नंबर वन, पहले तो ये एक लीगल प्रिंसिपल है जिसको दुनिया के जितने भी लीगल सिस्टम्स हैं उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है, जैसे सिविल लीगल सिस्टम, कॉमन लीगल सिस्टम, हाइब्रिड लीगल सिस्टम और कस्टमरी लीगल सिस्टम। इसके अलावा कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स, ये इसका दूसरा फीचर है। कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स का मतलब ये कि इस मैगज़म का मतलब है कि ये तभी अप्लाई होगी जब दो लोगों के क्लेम्स बिल्कुल एक जैसे हैं और अपने आपस में यानी कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। अब हम क्या करें यार, दोनों की बातें सही हैं, अयाज भी सही बात कर रहा है और असद भी सही बात कर रहा है। सो उस सूरत में फिर ये जो है ना, ये मैगज़म अप्लाई होती है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, इसका मतलब ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो और दो लोगों की जो क्लेम्स हों वो बिल्कुल बराबर हों, तो वहाँ पे फिर आपने कानून को यूज़ करना है। जब आप कानून को यूज़ करेंगे तो फिर उसकी स्ट्रिक्ट यानी फिर कानून को एज इट फॉलो करना है आपने। ये मतलब अपनी तरफ से कोई नखरा नहीं करना, जैसे लिखा होगा वैसे ही फॉलो करेंगे। क्योंकि यार सिचुएशन ऐसी आ गई है कि दोनों लोग जो है ना सही बात कर रहे हैं, दोनों के राइट्स बिल्कुल सही हैं, दोनों के इक्विटेबल राइट्स बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। तो वहाँ पे फिर हमने कानून को फॉलो करेंगे और कानून को जो अब जब अप्लाई करेंगे ना तो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, यानी बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है वैसे ही फॉलो करेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये इसका एक और फीचर है कि यार ये जो मैगज़म है ना, इसके अंदर फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। जब दो लोगों के क्लेम्स बराबर हों, दोनों हक पे हों, तो फिर आप लॉ को फॉलो करते हैं। जब लॉ को फॉलो करेंगे तो फिर भाई कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, फिर आपको जो है ना बाय बुक और बाय लॉ ही चलना पड़ेगा। इसके अलावा लैक ऑफ डिस्क्रेशन, ये इसका और फीचर है। इसका मतलब ये है कि इस किस्म की मैगज़म के अंदर अदालत फिर कुछ नहीं करती भाई, जज के हाथ में कुछ नहीं होता, वो अपनी तरफ से कोई चीज़ अप्लाई नहीं कर सकता, वो फिर कानून को ही फॉलो करेगा। जब इस किस्म का कोई केस उसके सामने आएगा ना कि दो लोग हैं, दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों के क्लेम बिल्कुल सही हैं, तो वहाँ पे जज साहब क्या करेंगे, किताब खोलेंगे कानून की और जो भी रिलेवेंट कानून होगा उसको पढ़ के सुनाएंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे। यानी उनकी अपनी डिस्क्रिशन कोई नहीं होगी, उनकी पावर्स कोई नहीं होगी कि वो अपनी तरफ से उसको ऊपर नीचे करें और अपना जो है ना इक्विटी के लॉज या मॉरल या नेचुरल जस्टिस के रूल्स अप्लाई करते फिरें, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसका आखिरी जो फीचर है लिमिटेड स्कोप, कि भाई इस मैगज़म का बड़ा लिमिटेड स्कोप है, ये तभी अप्लाई हो सकता है जब दो लोगों के क्लेम्स बिल्कुल राइट हों, दोनों की बातें बिल्कुल सही हों, तो उसके बाद हम इस मैगज़म को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो ये जो मैगज़म है ना, ये बड़ी रेयर केसेस के अंदर अप्लाई होती है। और तो फिर इसका तो मतलब यही हुआ कि अगर ये रेयर केसेस के अंदर अप्लाई होती है तो इसका स्कोप भी बड़ा लिमिटेड है, और यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा स्कोप नहीं है।
अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। भाई पहली बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट, अगर कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टीज़ हैं, उनका बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट है, दोनों के जो क्लेम्स हैं या दोनों की जो वो वैलिड लीगल क्लेम्स हैं, तो फिर कानून अदालत क्या करेगी, वो लॉ को अप्लाई करेगी कि किस पार्टी को इंसाफ दिया जाए या किस पार्टी की बात को माना जाए। इसके अलावा प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स अगर हों, ये दूसरा एग्जांपल है। अगर दो लोग हैं, वो एक ही प्रॉपर्टी की ओनरशिप का क्लेम करते हैं और दोनों सही हैं और दोनों के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सबूत हैं, वो बिल्कुल यही कह रहे हैं कि हाँ जी दोनों ही इसके ओनरशिप हैं, तो फिर अदालत क्या करेगी, फिर अदालत लॉ को फॉलो करेगी, जो भी उस जो प्रॉपर्टी का जो भी लॉ होगा उसको फॉलो करेगी, फिर सारी उसमें देखेगी कि किसने कब अप्लाई किया ये वगैरह, फिर जानी उसका इंसाफ देगी। सो ये भी आपका एक एग्जांपल है। इसके अलावा और एग्जांपल है इनहेरिटेंस डिस्प्यूट। जब इस तरह की प्रॉपर्टी, आपकी मिल्कियत आपने इनहेरिट करनी हो, दो लोग क्लेम करें कि जी हम इसके वारिस हैं और दोनों के पास डॉक्यूमेंट्स भी हों, तो तब आपने फिर क्या करना है, तब आपने लॉ को फॉलो करेंगे और लॉ को देखेंगे कि आया किसका क्लेम सबसे ज़्यादा वजनदार है। इसके अलावा जो टॉर्ट है उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। दो लोग हैं, इंडिविजुअल हैं और दोनों क्लेम क्लेम करते हैं कंपनसेशन एक ही इंजरी, यानी कि एक किसी के साथ गलत हुआ है तो दोनों कहते हैं कि जी हम ना इन दोनों का हम दोनों को ही ना कंपनसेशन मिलना चाहिए, हालांकि सेम इंजरी है और दोनों के साथ वही मामला हुआ है। तो फिर आप किस तरह करेंगे, तो उस सिचुएशन के अंदर भी आपने जो है क्या करना है दोस्तों, आपने लॉ को फॉलो करना है। सो ये हैं कुछ एग्जांपल्स या सिचुएशन जहाँ पे वेयर इक्विटीज आर इक्वल द लॉ शैल प्रीवेल अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी ये जो है ना डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, जुरिस्डिक्शन के ऊपर, केस टू केस डिपेंड करता है कि किस तरह आपने इसको यूज़ करना है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं भी। सबसे पहले एप्लीकेशन है सिविल लिटिगेशन। जितने भी सिविल केसेस होते हैं वहाँ पे ये मैक्सिमम अप्लाई हो सकता है। इक्विटी जुरिस्डिक्शन, इक्विटी के जो मामलात हों, अगर अदालतों के अंदर वो मामलात नहीं हल हो रहे और इक्विटी का लॉ यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी आप इसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं इस मैक्सिम को। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर ये मैक्सिम इस्तेमाल हो सकता है, प्रॉपर्टी के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, ट्रस्ट और ई स्टेट्स के जितने भी मामलात होते हैं वहाँ पे भी ये मैक्सिम आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी ज़रा लिमिटेशंस देखते हैं कि यार इसकी लिमिटेशंस क्या है। यार सबसे पहले तो इसकी जो लिमिटेशन है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्विटीज़ है, यानी दो लोग जो क्लेम कर रहे हैं और दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं तो और सब्जेक्टिव होती हैं, तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो अदालत ने ही करनी है कि दोनों की जो जो क्लेम्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ अदालत का काम है। तो ये एक बड़ा सब्जेक्टिव किस्म का मामला है, ये कोई ज़्यादा टेक्निकल मामला नहीं है। तो फिर इसमें अदालत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी पड़ती है कि वो उन दोनों के क्लेम्स को किस तरह अंडरस्टैंड करी, किस तरह उनको इंटरप्रेट कर रही है। इसके अलावा इनफ्लेक्सिबिलिटी, बड़ी इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इसके अंदर किसी किस्म की, क्योंकि दोनों के क्लेम सही हैं। जब दोनों के क्लेम बिल्कुल सही हैं तो फिर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। जब लॉ को फॉलो करना पड़ेगा तो काहे की फ्लेक्सिबिलिटी भाई, लॉ में तो फिर आपको पता है ना भाईजान, एज एट आपकी चीज़ों को फॉलो करना होता है। लैक ऑफ डिस्क्रिशन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका एक फ़ीचर है, लेकिन ये इसकी एक लिमिटेशन भी है कि यहाँ पे अदालत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ चीज़ को मैनेज करे, वो बिल्कुल नहीं सकते। दूसरा, इसका लिमिटेड स्कोप है, ये सिर्फ रेयर केसेस के अंदर और लिमिटेड सर्कमस्टांसेस के अंदर ही जो मैक्सिम है ना अप्लाई हो सकती है। सो इसके अलावा बाकी भी और सिचुएशंस हैं, वो डिपेंड होता है केस के ऊपर कि केस के अंदर किस किस्म की सिचुएशंस हैं, तो वहाँ पे भी इसकी हैं ज़रा थोड़ी बहुत लिमिटेशंस। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। सो मैंने इसको बहुत ही आसान करके समझाने की कोशिश की है, हालांकि गाइड्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे बड़ा ना टफ़ मटीरियल लिखा हुआ है, अजीब व गरीब एग्जांपल्स दिए हैं जो ऊपर से गुजर जाते हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरा मकसद तो सिर्फ ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे दूँ कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या, बाकी फिर आपका जो है ना खुद ही आप मैनेज कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत काबिल लोग हैं आप माशाल्लाह। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।